अच्छा अच्छा, देखो आज क्या करना है, आज ना इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ना है। ठीक है, इंडस्ट्रियल लॉ जो सीएमए में स्पेशलाइज्ड करके है, इंडस्ट्रियल लॉ इन द सेंस कि एक फैक्ट्रीज को कैसे चलाना होता है, उसके अंदर इंडस्ट्री को कैसे चलाना होता है। तो इंडस्ट्री में, स्पेशली इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें ना आपका आ जाता है इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर। आप लोग बात मेरा समझ पा रहे हो ना? हेलो, एक इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मतलब क्या एक इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है। तो ये सारा का सारा चीज़ें आ जाते हैं आपका इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर। और उसके अंदर आज हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे, दैट इज आपका फैक्ट्रीज एक्ट पे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लॉ मेन फोकस है, उसमें से सीएमए में करीब 20% का कवरेज है। तो ये 20% का कवरेज में आपका आ जाएगा फैक्ट्रीज एक्ट, आ जाएगा बोनस एक्ट, आ जाएगा वेजेस एक्ट, आ जाएगा। तो देयर आर 4-5 एक्ट है जो इसमें हम लोग फोकस करेंगे। तो आज मेनली फोकस करना है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सर समझ में आ रहा है ना इनकी? प्रिया क्लियर हो रहा है ना बात? प्रीति শুনতে পাচ্ছিস কি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ পাচ্ছি। ओके ओके ठीक है। ओके चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आगे क्या क्या करना है। स्क्रीन शो हुआ है क्या? হ্যাঁ স্যার। तो देखो ये है आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये बेसिकली गुजरात में आपका रिलायंस का जामनगर वाला फैक्ट्री है। ठीक है, रिलायंस का जामनगर वाला फैक्ट्री है। तो ठीक है सर, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो फैक्ट्री है जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैंडल करते हैं, तो ये फैक्ट्री को हैंडल करने के टाइम पे मेनली क्या क्या चीज़ में फोकस होता है, मेनली क्या क्या चीज़ में फोकस किया जाता है, क्या मैटर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वही मेन मुद्दा है। तो फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ाने से पहले ना मैं आपको एक स्पेशल चीज़ पे लेके चलता हूँ। देखिएगा, क्या आप लोग मुझे बस इतना बताना कि आप लोग भोपाल डिजास्टर के बारे में सुने हैं क्या? भोपाल डिजास्टर, ये आपका मध्य प्रदेश में भोपाल है सर। भोपाल में जो गैस लीक हुआ था सर, याद है आप लोगों को? सुने हो, आई होप सुने होंगे। याद तो नहीं होगा क्योंकि आप लोगों का आई डोंट थिंक कि किसी का भी जन्म हुआ था। 1984 का केस है, मेरा ही बर्थ नहीं हुआ था सर। तो 1984 वाला केस है जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। जानते हो सर आप लोग? सुने हो, सिर्फ सुने तो होंगे। हेलो विशाल? यस सर। हाँ ओके। तो ये भोपाल गैस लीक में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। जैसे आप देख सकते हो, भोपाल डिजास्टर आल्सो रेफर्ड टू एज अ भोपाल गैस ट्रेजेडी was a gas leak incident on the night of 2 and 3 December 1984 at the Union Carbide India Limited पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें एस्टिमेटेड वेरी द डेथ टोल, मतलब करीब 2000-2500 के आसपास में लोगों का डेथ हुआ था। इसका इफेक्ट अभी भी चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश had paid compensation to the family members 3787 victims killed, gas release of 5,74,366 injured victims। मतलब बिग थिंग्स है, मतलब वी कांट इमेजिन। मतलब कोरोना ने अभी तक इतना लोगों को शायद अफेक्ट नहीं किया जितना 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था। ठीक है, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी तो बेसिकली ये क्या है सर? ये फैक्ट्रीज के अंदर ही तो हुआ था ना, कि एक फैक्ट्रीज के अंदर किस तरह से लीक होके कुछ तो मिसमैनेजमेंट हुआ होगा। अगर मिसमैनेज ना होता, ठीक है, तो इफेक्ट के कारण क्या है सर? कुछ केमिकल प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, केमिकल प्रॉब्लम। ठीक है,
तो इसके ऊपर डिपेंड करके देयर आर वैराइटीज ऑफ बाद में मैटर हुआ था। तो ये जो फैक्ट्रीज एक्ट जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दैट इज 1948, ठीक है, इसमें आपको ना एकदम आइडिया मिल जाएगा कि ये फैक्ट्री एक्ट क्यों बनाया जाता है, मतलब बनाने के पीछे का क्या क्या मकसद होता है। एक सेकेंड, हाँ तो ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों बनाया जाता है, काइंड ऑफ। तो चलो देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से आप देख सकते हो व्हाट इज फैक्ट्री। सबसे पहले तो फैक्ट्रीज एक्ट बताने से पहले आपको ये बताना चाहिए 1948 में आया था ये लॉ। तो इसमें सबसे पहले तो ये सवाल आता है व्हाट इज फैक्ट्री। फैक्ट्री के बारे में कहा जाता है सर इफ प्रीमाइसेस वेयर on 10 or more persons are engaged if power is used, 10 या 20 लोग अगर किसी जगह में यूज है और वहां पर पावर का यूज होता है, पावर इन द सेंस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो बेसिकली इलेक्ट्रिक जनरेशन पावर होता है, मतलब are engaged if power is used or 20 or more persons are engaged if power is not used in a manufacturing process, ठीक है। तो या तो 10 या 10 से ज्यादा पर्सन किसी जगह में यूज है, अगर पावर यूज है, या फिर 10-20 से ज्यादा है, ठीक है, तो पावर यूज होगा तो 10 जन को ही फैक्ट्री मान लेंगे, पावर नहीं यूज होगा तो 20 जन कम से कम होगा, तो उसको हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फैक्ट्री के अंदर लेते हैं, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन एम के तहत, सेक्शन 2 सबसेक्शन एम के तहत इसको हम लोग डिसाइड करते हैं। तो दिस इज व्हाट इज फैक्ट्री। फिर आप लोग अभी आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, ये जो 1948 एक्ट है, ठीक है, 1948 फैक्ट्रीज एक्ट जो है, इस एक्ट के पीछे मेन क्या रीजन है, इस एक्ट के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। द एक्ट हैज बीन एनेक्टेड प्राइमरीली, ऐसे तो ये एक्ट काफी पुराना था, बाद में इसको डेवलप करते हुए आया गया सर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, द एक्ट हैज बीन एनेक्टेड प्राइमरीली विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग वर्कर्स employed in factories against industrial and occupational hazards। आप लोग बात समझ पा रहे हो ना कि this act has been enacted primarily with the object of protecting workers, मतलब जो भी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स के साथ, मतलब अगर इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो मे भी कुछ ऑक्यूपेशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए इसको कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनको प्रोटेक्ट करना। फॉर दैट पर्पस इट सीक्स टू इम्पोज अपॉन द ओनर ऑफ द ऑक्यूपायर सर्टेन ऑब्लिगेशंस। ऑक्यूपायर मतलब सर जो ऑर्गेनाइजेशंस का ओनर है। अब मन में सवाल आ सकता है कि अगर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है तो किसको ओनर मानेंगे। आई होप आप मेरा बात समझ पा रहे हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का है तो क्या गवर्नमेंट ओनर है, तो इन दैट केस किसको पकड़ा जाएगा, पूरा सरकार को तो आप जेल में नहीं डाल सकते। इन दैट केस जो मैनेजमेंट में है, सरकारी नौकर के हिसाब से जो कंपनी का हेड है, उनको माना जाता है ऑक्यूपायर, ठीक है। मैं आपको ऑक्यूपायर के बारे में और डिटेल्स बताऊंगा। सर्टेन ऑब्लिगेशंस टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स, certain obligations to protect the workers and to secure for them employment in conditions conducive to their health and safety। हेलो सर, समझ में आ रहा है कि फैक्ट्रीज एक्ट को क्यों बनाया गया? प्लीज अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो तो मैं आगे चलूंगा, बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। हेलो प्रीति, पिंकी, मैं सबको पूछ रहा हूँ। हाँ सर। ओके, तो फैक्ट्रीज एक्ट को बनाने के पीछे का ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव। अब अगर ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया तो इसके अंदर एप्लीकेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट? एट एनी प्लेस वेयर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन विद और विदाउट द एड ऑफ पावर और इज सो ऑर्डिनरीली कैरिड ऑन notwithstanding that the number of person employed therein is less than 10 if working with the aid of power and less than 20 if working without the aid of power, ठीक है। मतलब जहां पर, मतलब ये तो पहले ही बोल दिया था हम लोगों ने कि जहां पर 10 जन मिनिमम है, पावर के जनरेशन के साथ काम किया जा रहा है, 10 जन को ही, कम से कम 10 जन को ही उसको फैक्ट्रीज के अंदर लिया जाएगा। और अगर 20 जन काम कर रहा है कम से कम, ठीक है, तो उसमें उसको भी फैक्ट्री माना जाता है। द पर्सन्स वर्किंग देयरइन आर नॉट एम्प्लॉयड बाय द ओनर देयरऑफ, जो भी लोग वहां पर काम करते हैं आर नॉट एम्प्लॉयड बाय द ओनर देयरऑफ बट आर वर्किंग विद द परमिशन ऑफ और अंडर एग्रीमेंट विद। ज्यादातर क्या होता है, आप लोग कॉन्ट्रैक्टर के बारे में तो सुने होंगे,
लेबर लोग मैक्सिमम केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करते हैं, है ना सर। इसको हम लोग ठेकादार भी बोलते हैं ना सर। बंगाली में एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग ठेकादार, हिंदी में ठेकादार कहते हैं, बंगाली में ठेकादार कहते हैं। ये वर्ड तो सुने होंगे, कॉन्ट्रैक्टर या ठेकादार। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जो पर्सन उसमें काम करते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि वो देर आर नॉट एम्प्लॉयड बाय द ओनर। लेबर जो है वो उनको कोई काम दिया है, नॉट लाइक दैट, बट आर वर्किंग विथ परमिशन ऑफ और अंडर एग्रीमेंट विथ सच ओनर। कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट के बेसिस में काम करते हैं, तो भी वो उस फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर उस कंपनी के लिए वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि उसको आपको उस कंपनी में परमानेंट जॉब करना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। अब सवाल आता है कि फैक्ट्री होगा तो फिर मैन्युफैक्चरिंग भी होगा। जैसे भोपाल के बारे में हम लोगों ने बात किया, वो एक कार्बाइड जो एक केमिकल्स है, आप लोग जानते हो कार्बाइड का बहुत काम है। मुझे एक काम पता है कार्बाइड का, जो बहुत खराब काम है, जिसे आजकल जो मार्केट में फ्रूट्स मिलता है उसको कार्बाइड से मतलब पकाया जाता है सर। मतलब पकाया इन द सेंस बंगाली में हम लोग बोलते हैं ना पाकिए देवा, माने इसको क्या बोलेंगे सर, दैट मीन्स जल्दी से वो खाने लायक हो जाए, ठीक है, जल्दी से वो खाने लायक हो जाए। तो कार्बाइड का वो यूज मुझे पता है, लेकिन कार्बाइड का वेरियस यूज है, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ यूज ऑफ कार्बाइड। तो ये मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे भोपाल में वो कार्बाइड बनाने वाला फैक्ट्री था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो इमेज प्रोवाइड किया था, ये इमेज, ये है आपका गुजरात में जामनगर का फैक्ट्री है, ठीक है। ये फैक्ट्री सीरियसली वही वाला इमेज मैंने यहाँ पर उठाया, इंटरनेट से ही लिया मैंने। ये गुजरात में ऑयल रिफाइनरी है सर। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है। ये रिलायंस जो है अपना, मुकेश अंबानी का जो रिलायंस है उनका ही है सर, रिलायंस का। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है और ये मुकेश अंबानी का है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है, जो आपका रहता है आपका जामनगर गुजरात में, ठीक है, जामनगर गुजरात में। तो कहने का मतलब यही है कि जब एक फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स एनी प्रोसेस फॉर मेकिंग, altering, repairing, ornamenting, finishing, packing, oiling, washing, cleaning, breaking up, demolishing or otherwise treating or adapting any article or substance with a view to its use, sale, transport, delivery or disposal. Pumping oil, water, sewage or any other substances. Generating, transforming or transmitting power. Composing types of printing by letterpress, lithography, photogravure, सिमिलर प्रोसेस ऑफ बुक बाइंडिंग, ठीक है, ये बुक बाइंडिंग में यूज होता है। कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग, रिफिटिंग, फिनिशिंग, ब्रेकअप, शिप्स और वेसल के केस में प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज, वो भी फैक्ट्रीज के अंदर आता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन के में इतना सारा टेक्निकल वर्ड्स रिगार्डिंग फैक्ट्रीज के बारे में कहा गया है। हम लोग समझ पा रहे हो सर मैन्युफैक्चरिंग का इतना मतलब सर। अब क्या है ना, अब अगर अलग अलग बातें नहीं लिखोगे ना, जैसे क्लीनिंग को अगर आप फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर नहीं, साफ करना क्या मैन्युफैक्चरिंग है, अरे भाई अगर नहीं लिखेंगे ना तो फिर बोलेगा भाई लॉ में नहीं है तो हम नहीं करेंगे, काइंड ऑफ। मतलब इसलिए लॉ काफी कॉम्पैक्ट होता है। लॉ के अंदर कोशिश किया जाता है कि भाई जितना वर्ड हो सके वो हर एक वर्ड को इंक्लूड किया जाए, नहीं तो प्रॉब्लम एक ही है प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि वो आपका काम नहीं करेगा, मतलब लॉ एग्जैक्टली प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं होगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, समझ में आया। अब सवाल आता है कि सर वर्कर कौन है। ऑब्वियसली अनदर क्वेश्चन, वर्कर कौन है? ए पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और क्लीनिंग और एनी वर्क इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सिंपल। ए पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और बाय और थ्रू एनी एजेंसी, जैसे कि आपको बोल रहा था कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से आते हैं, with or without knowledge of the principal employer, with or without knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not, मतलब हो सकता है कि उनको रेमुनरेशन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, फिर भी अगर काम कर रहे हैं। रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट होता है। रिलेशनशिप क्या होता है? मास्टर एंड सर्वेंट, यही रिलेशनशिप में वर्कर काम करते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन आई में ये पॉइंट कहा गया है। समझ में आ रहा है ना सर? फैक्ट्री का बात चल रहा है, तो फैक्ट्री क्या है, वर्कर कौन है, अब मैन्युफैक्चरर कौन है, ये सब लॉ में बताया गया है सर, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। समझ में आ रहा है ना सर?
अब फैक्ट्री में कौन काम करेगा उसके ऊपर डेफिनेशंस भी दिया हुआ है सेक्शन 2 में। सर एडल्ट कौन है? एडल्ट मीन्स ए पर्सन, जैसे कि आप लोगों को पता है चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है ना, तो इसलिए एडल्ट कौन, एडोलेसेंस पीरियड में जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ रूल है। एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज, जो अपना 18 साल कंप्लीट किया। ये बोलने वाला चीज नहीं है, लेकिन क्या है ना, लॉ में बता गया। एडोलेसेंस मीन्स, adolescent period means a person who has completed his 15th year of age but not completed his 18, मतलब आप समझ रहे हो ना, greater than 15 but less than 18, ठीक है। ऐसा एज में जो लोग हैं, मतलब आपको पता है ना कि अंडर 14 आप किसी को काम पे नहीं रख सकते। हेलो, जानते हो ना, अंडर 14 किसी को भी काम पे नहीं रखा जा सकता। तो 14 साल के नीचे तो काम ही अलाउ नहीं है, और 15 से 18 के बीच में, मतलब 14 से 18 बेसिकली 15 से लेके 18 का जो भी है ना, उनको काम पे लिया जा सकता है, बट उनको कौन सा काम दिया जाएगा कौन सा नहीं दिया जाएगा, इस पे सवाल है सर, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है। मतलब ये एक बहुत बड़ा जानने वाला चीज है। चाइल्ड के बारे में अगर कहा जाए तो चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ एज, ठीक है। चाइल्ड का मतलब फैक्ट्रीज एक्ट में यही लिखा गया है सर, जिनका उम्र अभी भी 15 नहीं हुआ वो चाइल्ड है। यंग पर्सन, young person means a person who is either not a child or a adolescent, मतलब या तो वो 14 भी नहीं हुआ या फिर वो adolescence पे भी नहीं है, ठीक है। young person means a person who is either a child or an adolescent, मतलब चाइल्ड भी प्रॉपरली वो नहीं है और प्रॉपरली, मतलब बेसिकली 15 से 18 के बीच में जो लोग हैं एडोलेसेंस में जो है उनको यंग पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, या फिर अभी अभी 18 हुआ है, ठीक है, अभी अभी 18 हुआ है, ऐसा लोगों को एडोलेसेंस में या थोड़ा और बड़ा मान के चल रहा है, एडल्ट प्रॉपरली हुआ नहीं है, ठीक है, ऐसा लोगों को यंग पर्सन कह रहे हैं। आगे बताता हूं मैं आपको, इसमें डेफिनेशन सेक्शन 2 में डेफिनेशंस पे डे के बारे में कह रहा है कि दिन का मतलब क्या है फैक्ट्री में। दिन मीन्स ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगिनिंग एट मिडनाइट, मतलब रात को 12 बजे चालू होता है, कॉमन सेंस है। वीक का मतलब क्या है, इट्स अ पीरियड ऑफ 7 डेज बिगिनिंग एट मिडनाइट ऑन सैटरडे नाइट। ये वीक का पहला दिन माना जा रहेगा संडे को, सैटरडे नाइट से चालू होता है। कैलेंडर ईयर मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ बिगिनिंग विद द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी इन ईयर। Power means an electrical energy or any other form of energy which is mechanically transmitted and is not generated by human or animal agency। समझ में आ रहा है? मतलब अगर किसी इंसान के शरीर से पावर को पावर नहीं माना जाएगा, किसी एनिमल के शरीर का जो निकला हुआ पावर है वो वाला पावर को पावर नहीं माना जाएगा। पावर का मतलब क्लियरली बोला गया है विच इज मैकेनिकली ट्रांसमिटेड, ठीक है, मशीन से निकला हुआ पावर होना चाहिए, तभी उसको पावर कहा जाता है। ऐसे तो ताकत का मतलब बहुत कुछ होता है, बट स्पेसिफाई करना होता है। प्राइम मूवर, प्राइम मूवर क्या है, मीन्स एनी इंजन, मोटर और अदर अप्लायंस which generates or otherwise provides power। समझ में आ रहा है? मतलब जो इंजिन्स या जनरेटर यूज किया जाता है फैक्ट्रीज में, जो जनरेटर्स या इंजिन्स यूज किया जाता है फैक्ट्रीज में, जो मशीन्स की तरह काम करते हैं, मोटर है और अदर अप्लायंसेस है, which generates or otherwise provides power, ठीक है। Who is the occupier? Very interesting questions। Occupier कौन है? Who is the occupier? The person who has ultimate control over the affairs of the factory। The person who has ultimate control over the affairs of the factory, जिसका फैक्ट्री के काम के अफेयर्स में पूरा का पूरा हक है, अल्टीमेट कंट्रोल है। इट इंक्लूड्स अ पार्टनर इन केस ऑफ ए फार्म, अगर पार्टनरशिप फार्म है, अगर बिजनेस पार्टनरशिप मॉडल में चलता है, आप लोग जानते हो एलएलपी पढ़े हो, आप लोग पार्टनरशिप भी पढ़े हो। पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप फार्म है, ठीक है, मैं आप लोगों को एक प्रोवाइड करूंगा, एलएलपी और पार्टनरशिप का एक डिफरेंस है, उसका एक क्लासेस है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप लोग एक बार कर लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। एलएलपी हो या पार्टनरशिप फार्म हो, तो पार्टनर के केस में फार्म में अगर पार्टनर है तो उनको भी ऑक्युपायर के हिसाब से माना जाएगा, और कंपनी के केस में जो कंपनी का डायरेक्टर्स है, ठीक है, एक नहीं है कंपनी में, मोर देन वन डायरेक्टर्स हो सकते हैं, तो इन दैट केस डायरेक्टर्स जो भी रहेगा उसको भी ऑक्युपायर माना जाएगा। इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, ऑक्युपायर नीड नॉट बी ए डायरेक्टर। गवर्नमेंट कंपनीज के केस में डायरेक्टर ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इन दैट केस पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री शैल बी ऑक्युपायर। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में ये पॉइंट्स में बताया गया है। नेक्स्ट, अप्रूवल।
अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। सेक्शन 6 में कहता है मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट। अगर आपको फैक्ट्री बनाना है तो उसका लाइसेंस चाहिए आपको, इसके लिए आपको गवर्नमेंट को, चीफ इंस्पेक्टर्स को एप्लीकेशन डालना पड़ता है along with the duty certified plans and specifications required by the rules sent to the state government, जिस स्टेट में होगा, या chief inspectors by registered post, and no order is communicated to the applicant within 3 months from the date on which it is so sent, the permission deemed to be granted। मतलब अगर जो भी आपको परमिशन चाहिए ये स्टेट गवर्नमेंट के पास और चीफ इंस्पेक्टर्स ऑफ द रजिस्टर्ड पोस्ट के पास भेजा जाएगा, एंड नो ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड to the applicant within 3 months from the date on which it is so sent, the permission deemed to be granted। 3 महीने के अंदर अगर कुछ ना बोला गया तो मान लिया जाएगा कि भाई परमिशन मिल गया है। if the application is rejected, appeal can be made। हाँ, अगर बाई चांस फैक्ट्री बनाने का एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो आप अपील कर सकते हो द गवर्नमेंट को विद इन 30 दिन ऑफ द डेट ऑफ सच रिजेक्शन। नोटिस बाय ऑक्यूपायर, सेक्शन 7 कहता है द ऑक्यूपायर shall at least 15 days before he begins to occupy or use any premises as a factory send a notice to the chief inspector। ठीक है, तो ये ऑक्यूपायर जो होगा, मतलब जो फैक्ट्री को ऑक्यूपाई करेगा, तो एटलीस्ट 15 दिन पहले, ऑक्यूपाई करने से पहले, उसको फैक्ट्री को, प्रेमाइसिस को ऑक्यूपाई करने से पहले एक नोटिस देना पड़ेगा। देखो फैक्ट्री है, टाइम टू टाइम चेंज होता है, बिजनेस मॉडल है, क्या है ना, बिजनेस में कभी इधर कभी उधर होता रहता है, तो लेकिन क्या है, फैक्ट्री कहाँ है, किस तरह से चल रहा है, सब कुछ, सेफ्टी मेजरमेंट भी, सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है आप लोगों के इस टॉपिक में, तो ये आपको चीफ इंस्पेक्टर्स को बताना पड़ेगा। द नेम एंड सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री कहाँ है, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपायर, वो भी, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओनर ऑफ द प्रेमाइसेस, the address to which communications relating to factory may be sent, the nature of the manufacturing process, the total rated horsepower installed to be installed in the factory, the name of the manager of the factory for the purposes of this act, the number of workers likely to be employed in this factory, such other particulars as may be prescribed। सर समझ में आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है ना सर कि क्या चल रहा है, ऑक्यूपायर कौन है, उसको क्या नोटिस भेजना पड़ता है, समझ में आ रहा है? हेलो विशाल, प्रिया, समझ में आ रहा है ना? यस सर। जनरल ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर का जनरल ड्यूटीज क्या है? ऑक्यूपायर शैल इंश्योर द हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल वर्कर्स while they are at work in the factory. Every occupier shall prepare a written statement of his general policy with respect to the health and safety of the workers. Bring such statement and any revision thereof, अगर कुछ भी चेंज करता है, to the notice of all the workers. Inspecting staff, इंस्पेक्शन करने के लिए स्टाफ चाहिए। सेक्शन 8 कहता है स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट चीफ इंस्पेक्टर, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर्स, ज्वाइंट चीफ इंस्पेक्टर्स, डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर्स एंड इंस्पेक्टर्स, ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। प्रेस्क्राइब देयर ड्यूटीज एंड क्वालिफिकेशंस। एवरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल बी एन इंस्पेक्टर फॉर हिज डिस्ट्रिक्ट। समझ में आ रहा है? एवरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो भी डिस्ट्रिक्ट में मैजिस्ट्रेट है उनको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या फैक्ट्री है, वहाँ क्या काम चल रहा है, everything you have to know, तो उनको इंस्पेक्टर माना जाएगा। every inspector is deemed to be a public servant within the meaning of the Indian Penal Code। वो पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, लाइक IPS ऑफिसर्स, ठीक है, IRS ऑफिसर्स, जो भी उस पर्टिकुलर एरिया के लिए बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज इंडिया में जो UPSC एग्जाम्स क्रैक करके आते हैं सर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्रैक करके आते हैं, उनके अंडर में ये सभी चीजें होते हैं, देखना पड़ता है। पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स, एंटर फैक्ट्री प्रेमाइसेस फॉर इन्वेस्टिगेशंस, कभी भी आ सकते हैं। सेक्शन 9, एग्जामिन द प्रेमाइसेस, चेक कर सकता है एनी टाइम। इंक्वायरी इनटू एनी एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस, अगर कुछ भी ऐसा लगे तो देखना चाहिए। रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर और डॉक्यूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर। सीज और टेक कॉपीज ऑफ एनी रजिस्टर, रिकॉर्ड और अदर डॉक्यूमेंट, जरूरत पड़ने से ले सकता है। टेक मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ्स एंड मेक सच रिकॉर्डिंग्स, कर सकते हैं। एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड अंडर दिस सेक्शंस टू आंसर एनी क्वेश्चंस और गिव एनी एविडेंस टेंडिंग टू इंक्रीमेंट हिमसेल्फ। ठीक है, मतलब कोई भी इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकता इसमें, मतलब आंसर एनी क्वेश्चन और गिव एनी एविडेंस टेंडिंग टू इंक्रिमिनेट हिमसेल्फ, मतलब इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकता कि जो फैक्ट्री के बिहाफ में कुछ गलत यूज करे। ठीक है। सर्टिफाइंग सर्जन, वेरी इंटरेस्टिंग, सेक्शन 10 आपको कहता है, सेक्शन 10 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट,
सेक्शन 10 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट आपको कहता है सर्टिफाइंग सर्जन, सर्जन मतलब डॉक्टर, समझ में आ रहा है ना। तो हर एक फैक्ट्री में स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू बी सर्टिफाइंग सर्जन्स। ड्यूटीज ऑफ सर्जन्स क्या होना चाहिए? द एग्जामिनेशंस एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन्स अंडर दिस एक्ट, the examinations of person engaged in factories in such dangerous occupations or process, supervising the factories where cases of illness have occurred which are due to nature of the manufacturing process. Due to manufacturing process there is a likelihood of injury to the health of worker. मतलब इनका काम बेसिकली नॉर्मल तबीयत खराब का नहीं है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिगार्डिंग अगर कुछ भी दिक्कत हो तो ये इनका मेन जिम्मेदारी है। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई काम करते करते किसी को जो नॉर्मल तबीयत भी खराब हो सकता है, ज्यादा प्रॉब्लम हो तो बाहर वाला हॉस्पिटल्स का काम होगा, बट अगर फैक्ट्री रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो सर्जन का काम है। फैक्ट्री का सर्जन सर्टिफाइंग यंग पर्सन्स आर एम्प्लॉयड इन एनी वर्क व्हिच इज लाइकली टू कॉज इंज्यूरी टू देयर हेल्थ। अगर कोई यंग पर्सन्स कंपनी में छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब एडोलेसेंस पीरियड के साथ थोड़ा यंग हुआ है, उनको कुछ दिक्कत होता है तो उनको भी दिक्कत होता है, तो उनकी इंजरी वगैरह को देखना भी सर्टिफाइंग सर्जन्स का काम होते हैं। सेक्शन 10 में इसके बारे में कहा गया है। हेल्थ प्रोविजंस, चैप्टर 3 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट कंटेन डिटेल्स रिगार्डिंग हेल्थ ऑफ वर्कर्स। ठीक है। क्लीनलीनेस, द वर्किंग कंडीशन शुड बी क्लीन एंड सेफ। सेक्शन 11 कहता है सर, ये सेक्शंस वगैरह आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। क्लीन द फ्लोर एट लीस्ट वंस अ वीक बाय वॉशिंग और बाय सम इफेक्टिव मेथड। Clean the floor at least once a week by washing or by some effective method. Effective means of drainage shall be provided. ठीक है। White wash every 14 weeks. Paint and varnish every 5 years. Disposal of waste and effluents. Section 12. There should be proper arrangement or disposal of waste and effluents. Follow state government rules. इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का रूल है, उसको फॉलो करने बोल रहा है। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, सेक्शन 13 कहता है प्रॉपर लेवल ऑफ वेंटिलेशन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मस्ट बी मेंटेन्ड। जहां पर काम होता है वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना जरूरी, नहीं तो सांस दम आट के मर जाएगा सर। और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी भी, मतलब ज्यादा ह्यूमिडिटी में पसीना निकाल के भी मर सकते हैं सर, तो ह्यूमिडिटी भी मेंटेन होना चाहिए। मेक प्रोविजंस फॉर रिड्यूसिंग एक्सेस हीट, जरूरत की ज्यादा हीट को कम करना जरूरी है, मतलब जो जैसा हीट में इंसान रह सकता है वैसा ही हीट में इंसान को काम करने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई फैक्ट्री में काम करे तो कुछ भी कराएंगे। डस्ट एंड फ्यूम, फ्यूम मींस गैस, जैसे कि भोपाल लीक के बारे में आपको पता है। तो इफेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट इनहेलेशन। इनहेलेशन मींस जैसे कि सांस वगैरह लेना, एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट एंड फ्यूम। इफ एनी एग्जॉस्ट अप्लायंस इज नेसेसरी फॉर इट शैल बी अप्लाइड एज नियर एज पॉसिबल टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द डस्ट, फ्यूम और अदर इम्प्योरिटी। कुछ भी इम्प्योर प्रॉब्लम होता है जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो, जैसे भोपाल गैस लीक में ऐसे ही लोग मर गया था ना, क्योंकि गैस बहुत खतरनाक होते हैं। वैसा गैस में किसी को 2 मिनट रख दिया जाए तो कोई भी इंसान मर जाएगा। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, सेक्शन 15, फैक्ट्रीज इन विच द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज आर्टिफिशियली इंक्रीज्ड लाइक इन टेक्सटाइल यूनिट्स, कीप इट इन लिमिट्स। टेक्सटाइल वगैरह में ना ह्यूमिडिटी आर्टिफिशियली इंक्रीज किया जाता है, तो इसको लिमिट में रखना चाहिए। आप क्या है ना, टेक्सटाइल वगैरह बनाने के टाइम पे एक अलग ही तरह का टेम्परेचर चाहिए होता है, एक अलग ही तरह का ह्यूमिड कंडीशंस जरूरी होता है। इस टेम्परेचर्स में ये जो कपड़ा वगैरह हम लोग पहनते हैं ना, तो अलग अलग कपड़ा का अलग अलग ह्यूमिडिटी लेवल चाहिए होता है। तो अलग अलग ह्यूमिडिटी लेवल में 2-2 सेकंड में फ्लक्चुएशन शरीर के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है, इसको हमेशा लिमिट में रखना जरूरी होता है। द वाटर यूज फॉर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन टू बी क्लीन, ठीक है, तो पानी वगैरह ऑलवेज ये सब चीजों के लिए। ओवर क्राउडिंग, सेक्शन 16 कहता है क्यूबिक मीटर स्पेस पर वर्कर, 14.2 क्यूबिक मीटर स्पेस, इतना क्यूबिक मीटर स्पेस हमेशा चाहिए पर वर्कर में। कैलकुलेटिंग द स्पेस above the worker beyond 4.2 meters will not be taken into account। ठीक है, स्पेस above the worker beyond 4.2 मीटर, मतलब 4.2 मीटर के अंदर में ही इतना डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, मतलब ज्यादा भीड़ इकट्ठा आप नहीं कर सकते। तो 14.2 क्यूबिक मीटर स्पेस पर वर्कर, while calculating the space above the worker beyond 4.2 मीटर will not be taken into account। 4.2 से ज्यादा काउंट में नहीं किया जाएगा। Notice specifying the maximum number of workers which can be employed in any workroom shall be displayed in the premises। मतलब किस जगह में कितना लोग एट ए टाइम में काम कर सकते हैं वो अलग अलग जगह में डिस्प्ले करके रखना चाहिए। लाइटिंग sufficient, section 17, sufficient and suitable lighting in every part of the factory। There should be natural lighting as far as possible। All glazed windows and skylights used for the lighting of the workroom shall be kept clean।
Formation of shadows to such an extent as to cause eye strain or the risk of accident to any worker shall be prevented. जो जरूरी है वो सब जरूरी करना पड़ेगा, ये फैक्ट्री लॉ बताते हैं सर. Drinking water, there should be a drinking water, section 18. Wholesome water, drinking points to be marked as drinking water. They should be at least 6 meters away from washroom, urinal or latrine spitons. ठीक है, मतलब जहाँ पर ल्यूट्रिन या स्पीटॉन्स मतलब जहाँ थूकने का जगह होता है ना सर, स्पीटॉन्स या लैट्रिन जगह से 6 मीटर दूरी में होना चाहिए ड्रिंकिंग का जगह. if greater than 250 workers are working, अगर 250 से ज्यादा वर्कर है, then have cool water facility also. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे 250 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो वहां पर कूल वाटर भी रखना जरूरी है. लैट्रिन एंड यूरिनल्स के लिए सेक्शन 19, देयर शुड बी सेपरेट फॉर मेल एंड ऑब्वियसली फीमेल. ये तो एकदम कॉमन सेंस है. प्रॉपर क्लीनिंग शुड बी देयर, प्रॉपर क्लीनिंग शुड बी देयर. देयर शुड बी सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पिटॉन्स, थूकने का सफिशिएंट नंबर ऑफ एरिया चाहिए. जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको नशा पानी होता है सर, नशा वगैरह करते हैं, दोगता खैनी वगैरह लेते हैं, तो उनको थूकने का जगह जरूरी है सर, नहीं तो वो लोग काम भी नहीं कर पाते. तो इंडिया में ये सब जरूरी है. सेक्शन 20, no person shall spit within the premises of factory except in the spitons provided for that purpose. Whoever spits in contravention shall be punishable with fine not exceeding 5 rupees. अच्छा, ज्यादा फाइन नहीं कर सकते, पर थूक में 5 रुपए. सेफ्टी ऑफ वर्कर्स सेक्शन 21 से 41 में कहा गया. फेंसिंग ऑफ मशीनरी सेक्शन 21, एवरी डेंजरस पार्ट्स मस्ट बी सिक्योरली फेंस्ड. जो भी डेंजरस पार्ट्स है उसको सिक्योरली अलग करना चाहिए. स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रिस्क्राइब सच फर्दर प्रिकॉशंस. स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होते हैं जहां पर जो फैक्ट्रीज होते हैं. जैसे मैंने आपको जामनगर वाला फैक्ट्री दिखाया, जामनगर वाला फैक्ट्री गुजरात में है, ठीक है. भोपाल का गैस लीक भोपाल मध्य प्रदेश में है. अगर मैं आपको केटीपीपी बताऊं, केटीपीपी कहाँ है, केटीपीपी पावर प्लांट ये आपका आ गया वेस्ट बंगाल में, ठीक है. कोलाघाट थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, ये थर्मल, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, ये कोलकाता में है, सॉरी कोलाघाट में है सर. कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर में है सर, कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर. केटीपीपी ये देखो सर, ये यहाँ पर एक नदी है सर, नदी से ये वाला केटीपी 6 यूनिट है. यहाँ से वेस्ट बंगाल का काफी एरिया थर्मल पावर प्लांट से यहाँ पर मिलता है. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है जो चीज जिस स्टेट के अंदर. लेकिन ये एनटीपीसी का प्रोडक्ट है सर, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट का है सर. तो आई होप आप समझ पा रहे हो. The state government may be rules prescribe such further precautions. Machines in motions, जो machines घूमता है उसमें section 22 कहता है examination of machinery in motions only by a specially trained adult male, female नहीं चलेगा सर. worker wearing tight fitting cloth, लूज वाला नहीं तो क्या होगा ना, वो घूमने वाला मशीन आपको लेगा और उसके अंदर पेस्ट कर देगा. नो वुमेन और चाइल्ड शुड बी अलाउड टू वर्क. मशीन्स इन मोशंस के पास कोई चाइल्ड या वुमेन वर्कर अलाउड नहीं है. एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्संस ऑन डेंजरस मशीन सेक्शन 23, डेंजरस मशीन्स पे यंग लोगों को जगह नहीं है. नो यंग पर्सन शुड बी अलाउड टू वर्क, मतलब जो लोग 14 से 18 के बीच में हैं, आप समझ रहे हो ना. नो यंग पर्सन शुड बी अलाउड टू वर्क ऑन डेंजरस मशीन्स अनलेस दी हैज बीन ट्रेन्ड एंड इज अंडर सुपरविजन. अगर सुपरविजन में है तो जा सकते हैं, बट ट्रेंड मतलब जब अगर ट्रेनिंग है ही नहीं तो जा ही नहीं सकता, चाहे फैक्ट्री में कितना दिन भी काम न कर ले. 14 से 18 साल के बीच में लोगों को यहाँ पर जगह नहीं है, बड़ा होने के बाद जगह मिल सकता है. स्ट्राइकिंग गियर्स सेक्शन 24, there should be suitable striking gears etc to switch off the power so that if there is any emergency problem can be solved. Self acting machines, make sure that no person should walk in a space within 45 centimeters from any fixed structure which is not a part of machine. समझ में आ रहा है सर. Casing of new machines, all machinery is driven by power and installed should be so sunk, encased or otherwise effectively guarded as to prevent danger. Section 27, cotton openers, no women and children are allowed to work on cotton openers. कॉटन ओपनर्स के सामने डेंजर मैटर होते हैं सर, इसलिए इसमें कोई लड़की या औरत को जगह नहीं मिलता. आप लोग डिटेल्स की स्टडीज कर सकते हैं. होस्ट एंड लिफ्ट्स, होस्ट एंड लिफ्ट्स मतलब सर जो रोप वगैरह होता है ना, जो रोप वगैरह होते हैं, रोप वेज वगैरह चलता है, लिफ्ट चलता है, ये हमेशा एवरी होस्ट एंड लिफ्ट शुड बी इन गुड कंडीशंस एंड प्रॉपर्ली चेक्ड.
The maximum load in it can carry must be clearly mentioned. The gate should be locked by interlocking safe method. It should not open in between. To be properly examined in every 6 months. Lifting machines, chains and ropes lifting tackle, section 29. Cranes and lifting machine etc. to be of good constructions and to be examined on every 12 months. Cranes and lifting machines not be loaded beyond safe working load. हर चीज का एक safe working load होता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. Cranes not be approached within 6 meters of a place where any person is employed or working. Maximum safe speed, revolving machines जो चलते हैं section 30 कहता है machine safe speed must be mentioned for each machine. Speed indicated in notice should not be exceeded. जितना बोला गया उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. Pressure plant, section 31. There should be safe working pressure on pressure plants. Effective measures should be taken to ensure that the safe working pressure is not exceeded. जितना working pressure बोला गया है उससे ज्यादा pressure plant में pressure use करना नहीं पड़ेगा सर, मतलब नहीं कर सकते, मतलब as per need, as per the guidelines. ठीक है, क्या है ना, कभी कभी वो बदमाशी करके थोड़ा पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में ऐसा करते हैं सर. ज्यादा प्रेशर में ज्यादा जल्दी प्रोडक्शन होगा, एक्स्ट्रा रोजगार हो जाएगा. जो लोग स्टाफ वगैरह है या फिर जो मैनेजर है ऐसा करते हैं सर, ये सब करते ही तो दिक्कत बढ़ता है. फ्लोर्स, स्टेयर्स एक्सेट्रा, सेक्शन 32. All floors, steps, stairs, passages and gangways should be of sound construction and properly mentioned. 33. Pits, sums. Pits मतलब वो जो होल वगैरह होता है ना सर, जहाँ पर फैक्ट्रीज होते हैं ना, वहाँ होल रहता है कि कुछ ना कुछ लिक्विड चीजें डालने के लिए. ओपनिंग इन फ्लोर्स, तो ये पीट सम्स ओपनिंग इन फ्लोर्स आर शुड बी सिक्योरली कवर्ड और फेंस्ड, ताकि कोई गिर ना जाए. ऑयल वगैरह, ऑयल रिफाइनरीज वगैरह में, माइंस वगैरह में, ये सब बहुत मतलब खतरनाक चीज होते हैं. पीट्स एंड सम्स मतलब अगर किसी को आइडिया नहीं है ना तो वो बहुत जोर का मरता है ये सब चीजों पे. तो आइडिया के साथ नॉलेज चाहिए सर, इतना आसान नहीं होता है इतना बड़ा फैक्ट्री को रन करना. एक्सेसिव वेट्स, तो पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड टू होल्ड मोर वेट देन द पर्सन कैन होल्ड. जितना आप वेट ले सकते हो उससे ज्यादा आपको वेट देना अलाउड नहीं है. प्रोटेक्शन ऑफ आईज, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोवाइड गॉगल्स, चश्मा जरूरी है. इफ वर्कर हैव टू वर्क ऑन समथिंग स्ट्रेचिंग टू द आईज, अगर वो आई को बहुत स्ट्रेच देता है तो उसके लिए आपको गॉगल्स जरूरी है. स्पेशली पावर प्लांट्स या फिर जहां पर जैसे ग्रिल वगैरह का काम होता है, आई होप आप लोग देखे होंगे, तो सब में गॉगल्स यूज करना चाहिए बड़े बड़े फैक्ट्रीज में. ऐसे नॉर्मली भी होना चाहिए. डेंजरस फ्यूम्स, भोपाल का बात बार बार आ जा रहा है सर. डेंजरस फ्यूम, सेक्शन 36. Prohibited to employ worker in place where dangerous gas fume is present. Practicable measures should be taken for removal of gas fume, etc. It should not have above 24 volts. अगर पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट के केस में 24 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. Explosive of inflammable dust gas, section 37. Take all measures for safety and to prevent explosions on ignitions of gas fume, etc. Section 38. Precaution in case of fire. There should be separate exit for cases of fire. There should be facilities for extinguish fire. Section 38 कहता है Factories Act. Role of inspectors. Section 39, 40. बहुत vital point है. 39, 40 and 48 talk about various roles that have been assigned to the inspectors. He may call for details regarding building, machines, etc. जरूरत के हिसाब से उनको आना पड़ेगा. Safety officers, if thousands or more worker are employed, section 40B कहता है appoint a separate safety officer. अलग safety officer आपको डालना पड़ेगा. Power to make rules to supplement the above provision. Section 41. The state government may make rules requiring the provision in any factory of such further devices and measures for securing the safety persons employed therein as it may be deemed necessary. जहाँ जैसा जरूरी है उसके हिसाब से सप्लीमेंट करना पड़ेगा. वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है. सेक्शन 41 कहते हैं. Welfare provisions. There are number of provisions in the Factories Act regarding welfare facilities for the worker. 42 से लेके 50 के बीच में बोला गया है. Washing facilities, welfare में washing facilities 42, facilities for storing drying of clothes 43, facilities for seating section 44, first aid appliances section 45, canteen facilities 46, restroom shelters lunch room section 47, creches बच्चा लोगों को रहने के लिए, मतलब जो लोग
छोटा बच्चा का माँ है उनके लिए क्रेज चाहिए सर 48, वेलफेयर ऑफिसर्स के लिए सेक्शन 49 एंड पावर टू मेक रूल के लिए सेक्शन 50। इतना सारा वेलफेयर इश्यूज है सर। वॉशिंग फैसिलिटीज सेक्शन 42, देयर शुड बी वॉशिंग फैसिलिटीज इन एवरी फैक्ट्री फॉर द वर्कर, सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर, प्रॉपर्ली स्क्रीन्ड, कन्वेंशनली एक्सेसिबल एंड शैल बी केप्ट क्लीन। कन्वेंशनली एक्सेसिबल भी होना चाहिए एंड हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। Facility for storing and drying of clothing section 43, there should be facilities so that worker can place their clothes not worn during manufacturing process। अगर कोई कपड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पे वो यूज नहीं कर रहा है, अगर उसको वो ड्राई करके या धो के रखना चाहता है तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, फैक्ट्रीज के प्रीमाइसेस में वो जगह होना चाहिए। देयर शुड बी फैसिलिटी सो दैट वर्कर कैन ड्राई देयर वेट क्लॉथ, भीगा हुआ कपड़ा सुखाने का जगह होना चाहिए। फैसिलिटीज फॉर सीटिंग, बैठने का जगह होना चाहिए। सुइटेबल अरेंजमेंट फॉर सीटिंग शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड फॉर ऑल वर्कर ऑब्लाइज्ड टू वर्क इन स्टैंडिंग पोजीशंस। इफ द वर्कर कैन डू द वर्क बाय सिटिंग, अगर कोई बैठ के काम कर सकता है तो उनको बैठ के काम करने का मौका होना चाहिए। ऐसा नहीं लेबर हो तो हमेशा खड़ा ही रहना पड़ेगा, नॉट लाइक दैट। काम होने से मतलब है भाई बैठे करे या खड़ा होके, जिसके लिए जो जरूरी है। फर्स्ट एड अप्लायंसेस, there should be at least one first aid box for every 150 workers. It should have the prescribed contents, जो भी जरूरी चीजें हैं उसमें रहना चाहिए। 45 कहता है responsible person should hold a certificate on first aid treatment। responsible persons को first aid treatment का certifications होना चाहिए। ambulance room should be there if the number of worker is more than 500। याद रखिएगा। canteen, if the number of worker If the number of worker is more than 250, the government may make rules for canteen. The government may take rules regarding foodstuffs, construction, furniture, equipment of the canteen. सभी चीज का ध्यान गवर्नमेंट को देखना चाहिए। Shelter, restroom, lunchroom, section 47. When 150 workers are working there, should be restroom, lunchroom, etc. Such places should be having drinking facilities, etc. If the number of women worker is more than 30, there should be the crest. इट शुड बी, याद रखिएगा, अगर 30 से ज्यादा औरत है काम करते हैं तो उनके लिए क्रेश चाहिए, बिकॉज बच्चे लोगों का जरूरत पड़ता। इट शुड बी सफिशिएंटली लाइटेड, वेंटिलेटेड एंड टू अंडर द चार्ज ऑफ ट्रेन्ड वोमेन। तो ट्रेन्ड वोमेन को वहां पर सफिशिएंटली ट्रेन के साथ रखने का मतलब जिम्मेदारी देना चाहिए। वेलफेयर ऑफिसर्स होना चाहिए। इफ द नंबर ऑफ वर्कर इज 500 और मोर, देयर शुड बी अ वेलफेयर ऑफिसर्स टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। बहुत जरूरी है। अगर मैं नटसेल में बताऊं, क्रेस काफी जरूरी है 30 से ज्यादा वुमेन वर्कर के लिए। रेस्ट रूम, शेल्टर एंड लंच रूम 150 वर्कमैन से ज्यादा होगा तो। कूल्ड ड्रिंकिंग वाटर 250 वर्कर से ज्यादा होगा तो। कैंटीन 250 वर्कर से ज्यादा होगा तो। एम्बुलेंस रूम 500 वर्कर से ज्यादा होगा तो। वेलफेयर ऑफिसर 500 से ज्यादा होगा तो। लेडी वेलफेयर ऑफिसर, मोर नंबर्स ऑफ वुमेन वर्कर, तब जाके आपको ये सब चीजें फॉलो करना पड़ेगा। तो सर अल्टीमेटली आप लोगों ने ओवरऑल फैक्ट्रीज एक्ट क्या है देख लिया, देखा ना सर? ओवरऑल फैक्ट्रीज एक्ट क्या है? हेलो सर। हेलो। हाँ सर। ओके, तो देखो अब अपने इंस्टीट्यूट के किताब में विजिट करना, ठीक है? इंस्टीट्यूट की किताब में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ओपन करना और प्लीज वहां पर जाके आप लोग एक बार कुछ पॉइंट्स एक बार ध्यान देखिएगा कि जैसे ये फैक्ट्रीज एक्ट होल ऑफ इंडिया, पूरा भारत में एप्लीकेबल है सर। फैक्ट्रीज एक्ट पूरा भारत में एप्लीकेबल है। होल ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1949। 1 अप्रैल 1949 से ये एप्लीकेबल होना चालू हुआ। ये चीज तो मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटेंट पर्संस कौन है, चीफ इंस्पेक्टर्स वगैरह कौन है, ये सब चीजें मैंने आपको ओवरव्यू ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। वर्कर कौन है, फैक्ट्री कौन है, ऑक्यूपायर कौन है, ठीक है? ये सब आपने ऑलरेडी देख लिया। सेक्शन 6, सेक्शन 7, ठीक है? एक बार बस गो थ्रू कर लीजिएगा, मैं ये नोट्स भी शेयर कर लूंगा। ऑक्यूपायर कौन है, नोटिस बाय ऑक्यूपायर क्या है, ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर, इंस्पेक्टर, सर्टिफाइड सर्जन्स, अपने वेलफेयर मेजर्स, हेल्थ, क्लीनलीनेस, देख रहे हो ना सर? ये सारा का सारा चीज, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, डस्ट एंड फ्यूम, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशंस, ठीक है? लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, spitons, safety, hazardous process,
ठीक है। हैजर्डस प्रोसेस में अगर मैं थोड़ा बात कर लूँ, चैप्टर्स 4A provides for making provisions related to hazardous process. State government may, for purpose of advising it to consider applicants for grant of permissions for the initial locations of a factory involving hazardous process for the expansion of any such factory, appoint site appraisal committee. The site appraisal committee shall examine an application for the establishment of a factory involving hazardous process. अगर मैं hazardous process में बात करूं, मतलब बेसिकली अगर कोई चीज किसी एरिया में मतलब जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उसको खराब करता है, पॉल्यूशन मतलब स्टेट बोर्ड पॉल्यूशन अथॉरिटी होते हैं, तो उसके लिए हैजर्डस प्रोसेस को देखने के लिए ऐसा नहीं कि कोई भी आए और फैक्ट्री डाल के चले जाए। आपको मैं एक जगह दिखाना चाहूंगा, एक छोटा सा सेक्टर्स में आपको जरूर दिखाऊंगा। जस्ट अ सेकेंड, विशाल इंकी सबको पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना सर फैक्ट्रीज एक्ट? इट्स नॉट वेरी टफ, वेरी इजी सर, एक बार गो थ्रू करना है और थोड़ा इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन है एक बार उसको देख लेना है, बस आपको दिमाग में आ जाएगा। एमसीक्यूज ज्यादा पूछते हैं सर यहाँ से। स्क्रीन शेयर है ना आप लोगों के साथ? हाँ सर। अच्छा देखो, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। नयाचौर बोल के एक जगह है, नयाचौर वेस्ट बंगाल, एक आइलैंड है, मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो मैं जा रहा हूँ वहां पर, सर दिख रहे हैं सर कुछ भी? ये नयाचौर आइलैंड दिख रहा है सर? यस सर। है ना? ये नयाचौर आइलैंड कहाँ है जानते हो? ये नयाचौर आइलैंड है, ये नंदीग्राम के पास है सर। ये हल्दिया देख रहे हैं ना सर, हल्दिया डॉक, ये इंडिया, ये वेस्ट बंगाल का कोलकाता डॉक को सब्स्टिट्यूट किया है। ये गैंजेस है और यहाँ से आपका हल्दी नदी, हल्दी रिवर इधर से आ रहा है। ये ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है और इधर हावड़ा है, साउथ 24 परगना से। तो बेसिकली ये बीच में एक आइलैंड है, ये आइलैंड को यूज करके आपका न्यूक्लियर पावर का प्लांट बनाने के लिए एक बात चल रहा था। हरिपुर बोल के कोई एक जगह है इसमें, तो वहां पर ये नयाचर में एक पावर प्लांट का बात चल रहा था, लेकिन कुछ हैजर्डस प्रोसेस है, ये सब कुछ रीजन के कारण, सम रीजंस दिखा के, क्योंकि ये एरिया आपका सुंदरबन एरिया के आसपास ही गिर रहा है, आप देख पा रहे हो ना सर? मतलब अगर ये एरिया में कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपका हो जाता है इंडिया वाला पार्ट, ठीक है, और इधर आपका हो गया है बांग्लादेश वाला पार्ट। ये जो सादा लाइन दिख रहा है आपको, ये बांग्लादेश का पार्ट है, ये इंडिया का पार्ट है। बांग्लादेश में ज्यादा है सर। और मतलब ये जो अपना है, ये आपका बॉकखाली, नामखाना, सागर आइलैंड, ठीक है, ये जो गंगा सागर का मेला होता है ये यहीं पर है सर। गंगा सागर भी एक आइलैंड है सर। इस बार जो बहुत तूफान आया था उसमें मेरा कुछ स्टूडेंट्स है यहाँ से सागर आइलैंड से, तो उनको बहुत दिक्कत हुआ था। तो बेसिकली आप समझ पा रहे हो ना कि हैजर्डस प्रोसेस क्या है? तो समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑक्यूपायर, पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जरूरत के हिसाब से कर सकता है। वेलफेयर, वॉशिंग फैसिलिटीज, फर्स्ट एड अप्लायंसेस, कैंटीन, सभी सारा का सारा चीज मैंने कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, वीकली हॉलीडेज के बारे में एक बार बता दूं आपको। वर्किंग आवर्स, देखो वर्किंग आवर्स एंड एडल्ट्स, Chapter 6 of the Act provides that working hours of adults. This chapter provides of working hours in a day, weekly working hours, weekly holidays, intervals of rest, spread over duty, night stuff, etc. Section 54 provides that no adult worker shall be required or allowed to work in a factory for more than 9 hours in any day. 9 घंटे से ज्यादा कोई किसी का फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, ठीक है। Section 55 कहता है that periods of work of adult workers in a factory each day shall be so fixed that no period shall be exceed 5 hours and that the worker shall work for more than 5 hours before he has had an interval for rest at least half an hour. 5 घंटा मिनिमम काम करने के बाद फिर हाफ एन आवर का रेस्ट उनको मिलता है। Section 56 provides that the periods of work of an adult worker in a factory shall be so arranged that inclusive of his intervals or rest they shall not spread over more than 10.5 hours in a day. रेस्ट लेके 10 से 10.5 घंटा से ज्यादा काम नहीं करवाया जाएगा किसी को भी। इसके ऊपर केस हुआ था सर। सेक्शन 51
प्रोवाइड दैट नो adult worker shall be required or allowed to work in a factory for more than 48 hours in any week. किसी हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। सर हफ्ते में 7 दिन आता है ना? There is 7 days in a week. अगर पर डे 9 घंटा करके काम करता है तो कितना हो जाता है? 6 दिन काम करेगा, मतलब 7 दिन तो काम नहीं करेगा, एक संडे तो छुट्टी रहता है एक दिन का, तो 7 दिन में 7 9 63 हो जाता है, तो 7 दिन में 7 6 42 ओवरऑल आप 10 साढ़े 10 घंटा भी अगर इधर उधर से करवा तो 48 आवर्स इन एनी वीक, हफ्ते में आप 48 घंटे से ज्यादा किसी से काम नहीं करवा सकते। इन रीचा एंड कंपनी वर्सेस श्री सुरेश चंद के केस में ये हुआ था, ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ था। इट वाज हेल्ड दैट द इंक्रीज ऑफ 15 मिनट्स वर्किंग विल नॉट बी वायलेट ऑफ 51 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 51। मतलब आप 15 मिनट भी नहीं कर सकते इसको वायलेट करने के कारण। सर समझ में आ रहा है? वीकली हॉलीडेज में अगर आप देखो, सेक्शन 52 प्रोवाइड्स दैट नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द वीक अनलेस, फर्स्ट डे मतलब संडे, अनलेस he has or will have holiday for a whole day on one of the 3 days immediately before or after the said day। मतलब अगर उस पर्टिकुलर वीक में 3 दिन का, मतलब कम से कम 3 दिन पहले उनका वर्किंग डे था, ठीक है, he has will have a holiday for a whole day on one of the 3 days immediately before or after this said day, ठीक है। तो मतलब अगर इससे पहले किसी वीक पे कोई 6 मतलब एक दिन का छुट्टी अगर वो लिया है, ठीक है, तो इन दैट केस तो ऑब्वियसली वो नहीं ले सकता, लेकिन संडे पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ वीक मतलब क्या, संडे, he has or will have a holiday for a whole day on one of the 3 days immediately before or after this said day, and the manager of the factory has before the said day of the substitute day whichever is earlier, ठीक है, delivered a notice at the office of the inspector of his intention to require the worker to work on the said day। मतलब संडे में अगर किसी को काम करवाना है तो फिर आपको पहले से बताना पड़ेगा। ये भी एक केस हुआ था इंडिया, ये तो मैक्सिमम केस तो आपको वेस्ट बंगाल में ही दिख जाएगा, बिकॉज वेस्ट बंगाल में बहुत सारा जूट मिल के इसमें बहुत सारा फैक्ट्रीज का प्रॉब्लम हुआ, करीब 200 के आसपास। इन मोटर एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1964, इसी टाइम पे ज्यादातर फैक्ट्रीज में प्रॉब्लम हुआ था। इट वाज हेल्ड दैट अ प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेक्शन 52 इज टू प्रोवाइड वीकली हॉलीडे फॉर द वर्कर्स एंड सच डे वाज फिक्स्ड टू बी फर्स्ट डे ऑफ वीक, दैट इज संडे, but for any special reason it becomes necessary to make Sunday the working day, a substantial holiday is made compulsory। अगर आप संडे पे किसी को काम कराते हो तो किसी दूसरा दिन आपको वो छुट्टी देना पड़ेगा, but the intendment of the section is that the employees will at their suite convert successive on all Sunday primarily intended to be holidays as working days and make any other working day of the week a holiday instead of Sunday। ये वो अपने हिसाब से ले सकता है, कोई कोई थर्सडे को लेता है, कोई मंडे को लेता है, ये आप लोग जानते हो, ये आज के डेट में काफी पॉपुलर है। ये रिसेंट ट्रेंड में एक जमाना था जब संडे सब कुछ बंद रहता था। ये वेस्ट बंगाल में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में ना स्पेशली ये जो अपना गैंजेस है, मतलब जूट मिल, वेस्ट बंगाल में ना बहुत जूट मिल था। ये देखो ये एक बजबज में है, बजबज भी गंगा किनारे है सर। चलो मैं लेके चलता हूँ आपको, ये देखो ये गैंजेस दिख रहा है सर, ये देखो जूट मिल रोड, नाम ही लिख दिया जूट मिल रोड। देखो हम लोग एक जूट मिल में ही पहुंच गए। बचपन में बहुत सारा फैक्ट्रीज है और आजकल तो सब जूट मिल बंद ही पड़ गया है सर। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये है आपका हुगली। ये हुगली के पूरा किनारे किनारे ना बहुत सारा मतलब कम से कम, मतलब छोटा बड़ा मिला के कम से कम 200 के आसपास, 200 के आसपास ये कोलकाता जा रहे हैं सर हम लोग। देख पा रहे हो सर, ये हम लोग चले आगे सर, बाबू घाट पहुंच गए सर। ये देखो बाबू घाट, ठीक है। स्पेशली ज्यादा तो इधर है, मतलब जितना इधर जाओगे ना इधर ज्यादा है। ये देख सकते हो बेलूर मठ क्रॉस करके बाली ब्रिज है। अब इधर से आप जितना जाओगे, ठीक है, बहुत सारा कामरहाटी, ठीक है। मैं यहाँ पर एक पाटकॉल में सर ऑडिट के लिए जाता था, इधर गांधी घाट बैरकपुर में आ गए सर। बैरकपुर क्रॉस करके फिर आपको इधर नोईहाटी वगैरह आप जाओगे तो आपको बहुत पाटकल मिलेगा। कभी अगर गंगा सफर मिल गया ना तो आपको जूट मिल बहुत दिख जाएगा। ये सब किनारे किनारे ना बहुत जूट मिल्स है, थोड़ा सर्वे करोगे आपको भी दिख जाएगा।
ओके, तो कहाँ गया हम लोग का? तो ये था हॉलीडे के ऊपर। फिर आप कॉम्पेंसेटरी हॉलीडेज एंड सिक ड्यूटी में भी कुछ पॉइंट्स है, लाइक आप कॉम्पेंसेटरी हॉलीडेज भी ले सकते हो जो सेक्शन 53 कहता है, सिक ड्यूटी कर सकते हो 57 के हिसाब से, ओवर टाइम कर सकते हो सेक्शन 59 के हिसाब से, उसमें पेमेंट देना जरूरी है, ये लिखा हुआ है। इसके ऊपर भी केस हुआ था, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूनिट वर्सेस महालक्ष्मी मिल्स बिवार वर्सेस लेबर कोड जयपुर, बिवार राजस्थान में है सर, वहां पर ये केस हुआ था। Double employment, section 60 imposes restriction that no adult worker shall be required or allowed to work in any factory on any day on which he has already been working in any other factory. मतलब अगर कोई और फैक्ट्री में अगर कोई काम करते हैं तो आप उनको अनदर एरिया अनदर जगह में काम नहीं करवा सकते, सर्व इन सच सर्कमस्टेंसेस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। मतलब वो ऑलरेडी एक जगह में फुल टाइम काम करके आया है, फिर से आप किसी और को दूसरा फैक्ट्री में फुल टाइम अलाउड नहीं है, ठीक है। तो एडल्ट वर्कर का रजिस्ट्रेशन होता है सर, तो स्टेट के पास रहता है कि किसके पास कितना एडल्ट वर्कर है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के बारे में भी बहुत अच्छा पॉइंट कहा है सेक्शन 66, ठीक है, दैट चैप्टर shall in their application of women in factories supplemented by the following further. No exemptions from the provision of 54 may be granted in respect of any woman. No woman shall be required or allowed to work in any factory except between the hours of सुबह 6 से लेके शाम को 7 बजे तक ही अलाउड है, उससे नाइट ड्यूटी वुमेन के लिए अलाउड नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में ऑथराइज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी वुमन बिटवीन द आवर्स ऑफ 10 PM एंड 5 AM। अगर रात को औरत को ड्यूटी करना पड़ेगा तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का ऑथोरिटी बहुत जरूरी है। देयर शैल बी नो चेंज ऑफ शिफ्ट एक्सेप्ट आफ्टर अ वीकली हॉलीडे और एनी अदर हॉलीडे। यंग पर्सन के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन कर चुके हैं। फिटनेस, चिल्ड्रन के बारे में, चाइल्ड वर्कर के बारे में भी बात किया। एनुअल लीव आप साल में लीव भी ले सकते हो, एनुअल लीव विद वेजेस, ठीक है। वेजेस लेके एनुअल लीव लेना सेक्शन 79 कहता है दैट every worker who has worked for a period of 240 days or more in a factory during a calendar year shall be allowable with wages for a number of days calculated at the rate। मतलब आप लीव लेके भी, आपको अगर 240 दिन से ज्यादा आप काम करते हो साल में तो फिर आपको लीव लेके भी आपको पेमेंट मिलेगा। लीव को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। पर बस कुछ पॉइंट्स है सर, गो थ्रू कर लीजिएगा। पेनल्टीज में कुछ पॉइंट्स है मैं आपको बता सकता हूँ। सेक्शन 92 पेनल्टीज पे बताते हैं that is any contravention of any of the provision of this act or any rules made there under or any order in writing given, the occupier and manager of the factory shall each be guilty an offence and punishable with imprisonment of term which may extend to 2 years, 2 साल तक का जेल हो सकता है, और with fine may extend to 1 lakh or with both। if the contravention is continued, अगर फिर भी आपका ये गलती आप सुधारते नहीं हो, आफ्टर कन्विक्शन विद ए फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड 1000 रुपया करके फाइन फॉर ईच डे, जब तक आप अपना गलती नहीं सुधारते हो। इफ द कॉन्ट्रवेंशन रिजल्ट्स इन एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ और सीरियस बॉडीली इंजरी, द फाइन शैल नॉट बी लेस देन 25,000। 25,000 अगर किसी को कुछ इंजरी पहुंचते हैं, ठीक है, तो 25,000 से कम नहीं इन केस ऑफ एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ एंड 5,000 इन केस ऑफ एक्सीडेंट कॉजिंग सीरियस बॉडीली इंजरी, ठीक है। इन जनरल मैनेजर Wheel and Axle Plant Bangalore versus State of Karnataka 1996 में ये सब केसेस पता गया था। It was held that there was an offence which is punishable under section 92 of the act has been committed by an officer of the railways and he is a public servant with the meaning of the section 21 of the Indian Penal Code. If the requirement of obtaining sanction of prosecute him is mandatory and taking cognizance of an offence in the absence of sanction cannot be allowed to stand. Okay, ओनर का भी लाइबिलिटी होते हैं सर, जो फैक्ट्री का ओनर होते हैं इनका भी काफी लाइबिलिटीज होते हैं। सेक्शन 93 provides that where in any premises separate buildings are leased to different occupiers for use of separate factories, ऐसे होते हैं ना सर बड़े बड़े शहरों में, the owner of the premises shall be responsible for the provisions and maintenance of common facilities and service such as approaches, road, drainage, water supply, lighting, sanitation. The owners of the premises shall be liable as if they were occupier or manager। मतलब जितना मैनेजर और ऑक्यूपायर लायबल है वो बिल्डिंग का ओनर भी उतना ही लायबल होते हैं। एनहांस पेनल्टी section 94 provides that if any person who has been convicted of any offence punishable under the section 92 of the act is again guilty of an offence involving a contravention of the same provisions, he shall be punishable on a subsequent conviction of imprisonment for the term which may extend to 3 साल तक का जेल, 10,000 से कम फाइन नहीं सर, बट विच में एक्सटेंड टू 2 लाख तक का भी हो सकता है, या फिर 2 लाख और जेल दोनों हो सकता है। और एक चीज भी बोला है सर, फॉर एनी एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग इम्पोज ऑफ ए फाइन लेस देन 10,000, नो कॉग्निजेंस शैल बी टेकन एनी कन्विक्शन मेड मोर देन 2 years बिफोर कमीशन ऑफ ऑफेंस। मतलब जल्दी से आपको छुटकारा मिलने वाला नहीं है।
ठीक है। इंस्पेक्टर्स भी गलती करेगा तो फिर इसका भी फाइन 10,000 तक पहुंचता है, या फिर जेल के साथ 6 महीने का जेल और साथ में 10,000 तक का फाइन जा सकता है सर। यहाँ पर सर अगर वर्कर भी ऑफेंस करता है उसका भी है सर, सेक्शन 97 प्रोवाइड्स दैट इफ एनी वर्कर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री कंट्रावेंस द प्रोविजंस, तो उसके लिए भी इट शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 500 रुपया। वर्कर के लिए फाइन का 500 है। पेनल्टी फॉर यूजिंग फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, अगर आप फिटनेस का फॉल्स सर्टिफिकेट देते हो कि आपका फिटनेस नहीं है काम करने लायक, फिर भी आप फॉल्स सर्टिफिकेट देते हो, इन दैट केस आपको विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 महीने का जेल हो सकता है और साथ में हजार करके फाइन हो सकता है। पेनल्टी फॉर परमिटिंग डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड, ये बहुत खतरनाक है। सेक्शन 99 प्रोवाइड्स दैट इफ अ चाइल्ड वर्कर इन अ फैक्ट्री ऑन एनी डे on which he has already been working in another factory, the parent or guardian of the child of the person having custody of a control over him or obtaining a director benefit from his wages shall be punishable with which may extend rupees 1,000 unless it appears to the court that the child so worked without the consent or convenience of the parent, guardian or person. मतलब अगर वो बच्चा अपने दिमाग लगा के किया तो नहीं, लेकिन अगर माँ पापा बोला है कि भाई यहाँ दोनों जगह पे काम करो ज्यादा पैसा मिलेगा, ये इंडिया का जो मतलब जो बेसिकली सर जो बस्ती कल्चर में ये है सर, जो थोड़ा लोअर इनकम ग्रुप है उनके पास है कि भाई ज्यादा काम करो ज्यादा पैसा आएगा, तो इसलिए करवाते हैं। लेकिन ये परमिटिंग डबल एम्प्लॉयमेंट चाइल्ड एकदम अलाउड नहीं है, तो फाइन होता है सर 1000 करके, पेरेंट के ऊपर लगाते हैं सर। ठीक है। यहाँ पर सवाल है सर, आप एक बार घर पे प्लीज इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, ये चेक योर प्रोग्रेस में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सबका आंसर्स नीचे गिवन रहता है सर। करेक्ट आंसर को एक बार चूज करके आज ही कर लेना सर, इंस्टीट्यूट का ये जो भी है। ठीक है। एक बार ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आप लोगों का क्वेश्चंस ऐसा आने का, और ये चैप्टर से ऐसा ही क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं एमसीक्यूज टाइप। ठीक है, तो प्लीज एक बार कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट दिन हम लोग ग्रेचुइटी और पेंशन वगैरह करेंगे। ठीक है सर। बताओ सर, विशाल प्रीति इनकी क्लियर है सर? फैक्ट्री एक्ट 1941, तो आज का काम आज ही कर लो। विशाल क्लियर है? विशाल बोल, विशाल आवाज पाচ্ছি না। यस सर क्लियर আছে। ओके, अभी क्या करना है घर में, बस इंस्टीट्यूट का मैट निकालो और जो क्वेश्चंस है पीछे उसको सॉल्व करो एक बार। ठीक है, और एक बार गो थ्रू कर लो फैक्ट्रीज एक्ट को, इंस्टीट्यूट के मैट से एक बार गो थ्रू कर लो, और मेरा जो समरी नोट्स है वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, जो प्रेजेंटेशंस में पढ़ाया वो भी शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, ओके चलो सर, बाय फिर। बाय सर। कोई सवाल है क्या किसी का? ओके, विशाल किसी बोल भी ना सर रख। ओके चलो।